जी बेटा, ये जो आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक साइकिल, ये बेसिकली इकोनॉमिक जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसको शो करता है। हमारे डिसीजंस, हमारी पॉलिसीज, ये सब इसमें आ जाती हैं। और हमने देखना हो, इसमें दो टर्म बहुत कॉमनली यूज होती हैं, एक है इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरी है इकोनॉमिक रिसेशन। देखिए, ये आपकी बुक में से इसको जरा देखते हैं। द इकोनॉमिक साइकिल इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाउ in general the national income of a country increases or decreases from one year to the next year। या इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। इकोनॉमिक साइकिल में ये दो ही चीजें होती हैं। when national income increase from one year to the next, there is economic growth. when national income decreases from the year to the next, there is a economic recession। अब ये देखेंगे, ये डायग्राम जो है ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम शो कर रहा है और वाई एक्सिस पे लेवल ऑफ रियल आउटपुट। ये आप देख रहे हैं, पीक से रिसेशन में जा रहा है वाया ग्रोथ रिकवरी, पीक, फिर दोबारा रिसेशन आ जाता है, फिर दोबारा रिकवरी, और ये ट्रेंड। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ग्रोथ ट्रेंड आ रहा है। अच्छा, अब सम टाइम आपका जो ये साइकिल है, ये सम टाइम आपका उसकी तरफ जाता है, रिसेशन की तरफ जाता है। उसकी भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एन इकोनॉमिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल इयर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सेवरल इयर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद नेशनल इनकम ईच ईयर बीइंग हायर देन इन द प्रीवियस ईयर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करने का है। क्या हो रहा है कि नेशनल इनकम ईच ईयर बीइंग हायर followed by economic recession, which is period of years during which national income is falling। ऐसा भी हो सकता है कि नेशनल इनकम हमारी फॉल हो रही हो, गिर रही हो, या इंक्रीज भी हो सकती है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी यूजुअली ट्राइज टू अचीव कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ। डेफिनेट सी बात है, हर कंट्री की यही एक कोशिश होती है कि सिवाय पाकिस्तान के, कि हर कंट्री की यही कोशिश होती है कि उसको इकोनॉमिक ग्रोथ मिले, क्योंकि जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी उतना आपका कंट्री स्टेबल होगा। जितना आपका कंट्री स्टेबल होगा, आवाम खुशहाल होंगे। आवाम खुशहाल होंगे, महंगाई नहीं होगी, पीस ऑफ माइंड होगा, लोग बहुत कम बीमार पड़ेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक डिजीजेस की और इलनेस की बड़ी वजह जो है वो स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की बड़ी वजह आपका इकोनॉमिक साइकिल डिस्टर्ब होना है। अब ये इकोनॉमिक साइकिल कंट्री का भी होता है और किसी एक इंडिविजुअल का या किसी एक फैमिली का भी होता है। तो वो हमेशा डिपेंड करता होता है। अगर किसी की फैमिली में या किसी पर्सन का अपना जो इकोनॉमिक साइकिल है वो ग्रोथ की बजाय रिसेशन की तरफ जाता है, तो वो पर्सन डेफिनेट सी बात है कि स्ट्रेस का शिकार होता है, और स्ट्रेस लीड्स अस टुवर्ड्स मेनी डिजीजेस एंड इलनेस। खैर, ये एक उससे थोड़ी सी बात उसके आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थी, लेकिन इसका आपस में इंटरलिंक बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने चैप्टर 6 में स्ट्रेस पढ़ा है और स्ट्रेस के इफेक्ट्स भी पढ़े हैं। तो हमें उसमें हमने जो फैक्टर्स पढ़े थे, दैट वर रिलेटेड टू, आप कह लें कि जॉब जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस थे, लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है। If recession becomes unavoidable, policy is then aimed at making the recession as short as minor as possible। अगर लगता है कि भाई इस साल रिसेशन ही आना है, इस साल ग्रोथ नहीं आ रही, तो कोशिश करते हैं कि रिसेशन जितना छोटा से छोटा हो सके, जितना उसका इम्पैक्ट कम हो सके। लें जनाब, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो आप सबको पता होगा। इन्फ्लेशन बेसिकली महंगाई को कहते हैं। महंगाई किसको कहते हैं? महंगाई का आखिर महंगाई की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन योर बाइंग कैपेसिटी इज लेस और व्हेन योर बाइंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड। देखिए, पहले अगर आप 100 रुपए में 3 किलो आटा परचेज कर लेते थे, तो अब आपको 100 रुपए में तकरीबन 2.25 किलो आटा आता है। तो ये क्या है कि ये वही चीज है कि आपकी इनकम वहीं खड़ी है, लेकिन चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि पहले अगर आप 3 किलो ले सकते थे, तो अब आपको 1.5 पौने 2 किलो परचेज करना पड़े उन्हीं पैसों में। इसको बोलते हैं महंगाई। Inflation is the increase in price level over time. The rate of inflation is measured using one or more price indices. One or more price indices of cost indices such as consumer price index। ये CPI, बेटा इसको आप अंडरलाइन करें, ये टर्म्स आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए कि CPI स्टैंड्स फॉरवर्ड, RPI स्टैंड्स फॉरवर्ड, और दूसरा है RPI रिटेल प्राइस इंडेक्स।
या ये भी कह सकते हैं एन इंडेक्स ऑफ वेजेस कॉस्ट। बेसिकली अगर आप देखें तो हमारी जो पूरा इकोनॉमिक साइकिल है वो यही है कि जी आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, और जब आप कुछ परचेज करने जाते हैं तो उसकी प्राइस कितनी है। आपकी इनकम में जितनी ज्यादा चीजें आप परचेज कर सकते हैं इसका मतलब महंगाई कम है। आपकी इनकम में जितनी ज्यादा कम चीजें आप परचेज कर सकेंगे इसका मतलब महंगाई ज्यादा है। अच्छा, एक तो इसमें ये होता है कि पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। किसी एक पर्सन की सैलरी 1 लाख रुपए है पर मंथ, तो डेफिनेट सी बात है उसका मुकाबला 5 लाख वाले इनकम वाले पर्सन से नहीं हो सकता, उसका मुकाबला 3 लाख वाले से नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि एक जनरल स्टैंडर्ड क्या है। अभी हम देखते हैं इसको, आगे देखें जरा। businesses are affected by inflation because inflation means that they have to pay more for resources, they have to pay more for resources, underline करें इसे, such as material and labor, they will try to pass on their extra cost to their customers। डेफिनेट सी बात है, जब आप पहले एक चीज की प्रोडक्शन में, लेट सपोज कि हम देखते हैं एक सेल फोन है जो कि 4 GB उसकी रैम है और उसकी जो मेमोरी है वो आप कह लें कि 128 GB है। अब अगर ये वाला मोबाइल आपकी कंपनी पहले प्रोड्यूस करती थी फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए में या 12,000 रुपए में, तो आपने आगे रिटेलर को भी, सॉरी, आपने आगे होलसेलर को मार्जिन देना है, होलसेलर को भी इस तरह से मार्जिन देना है कि आगे होलसेलर ने रिटेलर को मार्जिन देना है, और फिर वो करते करते वो सेल होता था फॉर एग्जांपल 25,000 में, मैं सपोज कर रहा हूँ। अब वही आपका सेल फोन प्रोड्यूस, जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 15,000 हो गई है या 18,000 हो गई है, तो डेफिनेट सी बात है कि आप उसको आगे महंगा ही परचेज करेंगे ना। अब आपको उसकी कीमत भी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी 30,000 या 32,000। होगा क्या कि आगे जो बाइंग कैपेसिटी थी वो डाउन हो जाएगी। मेरे पास फॉर एग्जांपल पहले 25,000 रुपए मैंने इकट्ठे किए और मैं ये सोच रहा था कि जी बस मैं आजकल में जाके सेलफोन लूंगा, चेंज करूंगा, और जब मैं मार्केट गया तो मुझे पता लगा कि वही जो मोबाइल है वो अब 32,000 का हो गया। तो मेरी बाइंग कैपेसिटी तो डाउन, बाहर निकल गया ना। तो होगा क्या, इवेंचुअली कंपनी की सेल कम हो जाती है। महंगाई बढ़ने से कंपनी की सेल कम हो जाती है। चीजें जब सस्ती होती हैं तो लोगों की कैपेसिटी में आ जाती हैं। वो लोग जिनकी कैपेसिटी नहीं थी, सस्ती होने की वजह से उनकी रेंज में आ गई, तो वो बाय कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए बेटा, नेक्स्ट पेज पे, द इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, ये एक टर्म है बेटा, इसको अंडरलाइन करें। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल कैन गो ऑन indefinitely with increases in material and wages pushing up price of finished goods। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई है कि ये एक पूरा स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब ये है कि एक एंड से जब इसमें इफेक्ट आएगा तो ये उस एंड के एंड तक जाएगा। मीन्स कि एक चीज जहाँ एक साइड से स्टार्ट होती है, राइट से स्टार्ट होती है, तो वो लेफ्ट पे जाके खत्म हो रही है। तो ये जो स्पाइरल इन्फ्लेशनरी है, ये बेसिकली जब एक साइड से चीज स्टार्ट होती है तो वो एंड तक जाती है। महंगाई का इम्पैक्ट किस पे पड़ा? कंपनी पर। कंपनी पे कैसे पड़ा कि उसकी लेबर की कॉस्ट भी बढ़ गई, उसको लेबर की सैलरी भी बढ़ानी पड़ गई, उसका बिल्डिंग का रेंट भी बढ़ गया, उसके बिजली का बिल भी बढ़ गया, उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट थी, जो वो मटेरियल परचेज करता था, वो भी उसको महंगा मिल रहा है। अब वो ये सारी चीजें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। ये एक स्पाइरल है पूरा। और ये करते करते एंड कहां पर होगा? कस्टमर के पास जाकर। कस्टमर को वही 25,000 वाला मोबाइल जो है वो अब मिलेगा 32,000 में। तो ये जो है ये बेसिकली इन्फ्लेशन एक साइड से चलती है, तो इसका इम्पैक्ट दूसरे एक्सट्रीम पे जाके एंड होता है। जी बेटा, इज दैट क्लियर? ओके गुड, आई गॉट योर रिप्लाईज। जी बेटा, नेक्स्ट देखें, इम्प्लीकेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन फॉर द नेशनल इकोनॉमी। अब हम इसी कुछ इम्प्लीकेशन देखते हैं। इंक्रीजेस इन नेशनल इनकम आर द रिजल्ट ऑफ टू फैक्टर्स। कि अगर नेशनल इनकम में ग्रोथ होती है, इंक्रीज होता है, एंड इंक्रीज इन द रियल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड द रियल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखिए दो एंगल से आ रहा है। इंक्रीज इन द रियल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा कौन सा है? रियल स्पेंडिंग ऑन। कि एक साइड से क्वांटिटी है और दूसरी साइड से स्पेंडिंग है। इंक्रीजेस ड्यू टू हायर प्राइसेस एंड कॉस्ट। अच्छा, अब इस पॉइंट को समझने के लिए अगला एक पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर measured national income to increase when the real economy is in recession। अब ये ध्यान में रखें कि रियल इकोनॉमी कहाँ है? रिसेशन में है। फॉर एग्जाम्पल
Suppose that measured national income increases from one year to next by 3%, but inflation during the year was 5%. अब मुझे बताएं क्या ये नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है? यस और नो में मुझे बताएं। नहीं हुई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्यों? कि वहां से जो इन्फ्लेशन है वो 5% पे पहुंच गया है। आप अक्सर सुनते होंगे कि जी उसके सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में उसको 10% इजाफा कर दिया गया, और सरकारी मुलाजमीन रो रहे होते हैं कि जी हमारी इन तनख्वाह में इजाफा तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि महंगाई जो है वो 15% बढ़ गई है। तो इसका मतलब यह है कि 5% अभी स्टिल यू आर इन द रियल रिसेशन, रियल स्पेंडिंग में जा रहा है अभी आपका। जी बेटा, अब अगला पॉइंट देखें, इम्प्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ये बहुत मैटर करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। However, although some inflation might be unavoidable, some inflation might be unavoidable, उसकी बहुत सारी reasons होती हैं। It has unfortunate social and economic implication because it results in shift of economic wealth. वजह क्या है? It results in a shift of economic wealth. In a time of inflation, debts such as bank loans fall in real value over time. Borrowers gain from the falling real value of debt. Falling real value of debt, वो क्या हो गई? Fall हो गई। क्यों? At the same time, lenders and savers lose because the value of their loan or saving, क्योंकि अब उनकी जो वैल्यू थी वो जैसे जो 2% का डिफरेंस आ रहा था, जो भी हमने ऊपर एग्जांपल देखी है, उस 2% की डिफरेंस की देखिए, आपने फॉर एग्जांपल बैंक से लिए हुए थे, आपने लोन लिया हुआ था, लेट सपोज कि आपने 10 लाख रुपए का, और जिस वक्त आपने 10 लाख का लोन लिया था, आपके ज़हन आपने जो उसकी बजटिंग की थी, कॉस्टिंग की थी, आपको लगा था कि 10 लाख में आपका बिजनेस बिल्कुल ओके स्टार्ट हो जाएगा। आपने उसकी पूरी अपनी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो इसी हिसाब से बना ली। लेकिन वो जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, और प्रोजेक्ट को स्टार्ट का मतलब ये है कि जब उस पर हमने वर्किंग शुरू की, और जब वो प्रोजेक्ट की जो वर्किंग एंड होने तक आई, तो पता लगा कि जी 1-1.5 लाख रुपए कम हो गया। क्यों कम हुआ है? उसकी वजह ये थी कि वो जो 1-1.5 लाख था, वो उसमें मीन वाइल जो उसमें 2-4-6 महीने लग गए, उस टाइम में महंगाई हो गई। सीमेंट की जो बोरी पहले आप फॉर एग्जांपल के 500 रुपए की ले रहे थे, अब आपको पता लगा कि 600 रुपए में मिल रही है। अब डेफिनेट सी बात है कि 6 बोरियां आएंगी तो एक बोरी की कीमत निकल जाएगी महंगाई की वजह से। तो दिस इज अ डिफरेंस। इसी तरह से अगर अगर किसी के पैसे बैंक में पड़े हुए थे, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सेविंग की है, और वो मेरी सेविंग फॉर एग्जांपल वो 1 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं। अच्छा, वो मैंने आज रखे थे बैंक में, और जब मैंने अगले साल देखा तो उसकी तो वैल्यू कम हो गई है। लोग ये बड़ा खुश होते हैं, लोगों की बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है इस बात में कि जी मैंने बैंक में 1 लाख रुपए रखे हुए, तो हर महीने मुझे 700-800 रुपए मिल जाते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कहने को तो आपको साल के 6-7 हजार रुपए मिल गए, बट दिस इज लॉस। क्यों? कि उस एक साल में उस 1 लाख की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, वो 1 लाख रुपए डी वैल्यू हो जाएंगे। अगले साल आप यूं समझें कि वो आपके जो 1 लाख रुपए थे वो अब 90,000 रुपए हैं। कहने को बैंक में 1 लाख ही पड़े हैं, आप निकलवाने जाएंगे आपको 1 लाख ही मिलेंगे। लेकिन आपने ये एनालिसिस करना है कि जब आपने पिछले साल 1 लाख रुपए बैंक को दिए थे, और आपने हर महीने 600-700 रुपए प्रॉफिट लिया था, तो उस वक्त आप 1 लाख रुपए से फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक कमोडिटी ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि हम सीमेंट की बोरी या आटे को हम देख लेते हैं कि जो जो हमारी रूटीन की अशिया है, आटा, घी, चीनी, चावल, ये चीजें 1 लाख रुपए में कितनी क्वांटिटी में आ सकती थी? मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर 1 लाख में 100 किलो चावल आ सकते थे, तो अगले साल वो उस 1 लाख रुपए में 100 किलो चावल नहीं आएंगे, बल्कि 90 किलो चावल आएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी हो। तो बेसिकली जो पैसे आपने बैंक में रखे हुए हैं वो आपको लॉस देते हैं वहां पर जहां पे इकोनॉमी स्टेबल ना हो। अदरवाइज जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि पैसे आप बैंक में सेव करने की बजाय हमेशा उसको कहीं इन्वेस्ट करके उसे अर्निंग लेने की कोशिश करें। दिस इज अ बेटर वे एज कंपेयर कि आपको अगर बैंक में रखते हैं, तो बैंक में तो आपको देखो एनुअल 6-7% मिलता है एनुअल।
ठीक है, तो बेटा ये इसमें डिफरेंस है। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट, इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन देयर आर मेनी पीपल हु आर अनविलिंगली आउट ऑफ वर्क। अनविलिंगली का मतलब ये है कि वो हड हराम नहीं है, वो काम चोर नहीं है, लेकिन उनको जॉब मिल नहीं रही। Unwillingly out of work, this means that there are not enough jobs for the people who want them. There are not enough jobs for the people who want them. Business organizations could take on more labor if they wanted to, but they choose not to do. क्योंकि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रहे, उनकी मार्केट एक्सपेंड नहीं कर रही। देखें बिजनेस कभी भी उस वक्त तक एक्सपेंड नहीं कर सकता जब तक उसकी प्रोडक्ट की डिमांड एक्सपेंड नहीं होगी। डिमांड एक्सपेंड होगी तो डेफिनेट सी बात है कि आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो आपको अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको इस बात का पता होगा कि जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसके, और अगर डिमांड ज्यादा होने के साथ साथ अगर उसकी जो सप्लाई है वो भी ज्यादा हो तो प्राइस स्टेबल रहते हैं। लेकिन अगर डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो प्राइस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। हाँ जी बेटा आगे देखें। व्हेन देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज फॉलिंग, many firms will make some employees redundant because their profits are falling and some aspects of their business are no longer profitable। जब फॉलिंग चल रही है, रिसेशन चल रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, डाउन साइजिंग करती हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से एम्प्लॉयज को निकाल देती हैं क्योंकि उनको उनकी जरूरत नहीं रहती ना। high level of unemployment are unwelcome in an economy because देखें अगर अनएम्प्लॉयमेंट है और वो फिर फर्दर हाई लेवल की है तो इट इज अनवेलकम, कभी भी कोई इसको वेलकम नहीं करता ना। Individual who want jobs cannot get them and high in unemployment is damaging to society and the welfare of people। damaging to society दोनों तरह से नुकसानदेह है कि सोसाइटी को भी नुकसान है उसमें और पीपल की जो वेलफेयर है उसको भी नुकसान है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोग अर्निंग नहीं कर सकते हैं। जब अर्निंग नहीं कर सकेंगे तो उनकी बाइंग कैपेसिटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। बाइंग कैपेसिटी डाउन होगी तो जो बिजनेसेस हैं वो ग्रेजुअली अपनी उनको प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। जब बिजनेस अपनी प्रोडक्शन कम करेंगे तो अगेन उसकी वजह से क्या होगा, डाउन साइजिंग होगी। डाउन साइजिंग फिर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। तो ये पूरा साइकिल जो है ना इकोनॉमिक का वो डिस्टर्ब हो जाता है। वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट माइट आल्सो बी अनवेलकम। अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है लेकिन लो लेवल की है, ज्यादा नहीं है। भाई चाहे लो लेवल भी है लेकिन है तो अनएम्प्लॉयमेंट ना, उसमें भी अगेन स्टिल प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्म्स दैट वांट टू टेक ऑन मोर लेबर माइट स्ट्रगल टू फाइंड सूटेबल पीपल, कि उनको सूटेबल पेपर नहीं मिल रहे होते। एंड द शॉर्टेज ऑफ लेबर माइट पुश अप द कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरी। ये भी पॉसिबल है कि लेबर की अगर शॉर्टेज हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि वो उनकी जो डिमांड है, कॉस्ट ऑफ वेजेस है, वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी फॉर एग्जांपल अभी देखें जैसे पाकिस्तान और कुछ और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, दोज आर कंसीडर्ड कि आप कह लें कि लो कॉस्ट यहाँ पे हमें पर्सन मिल जाते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं या जो स्किल्ड लेबर है वो हमें लो कॉस्ट मिल जाती है। उसकी वजह क्या है, मुझे बताएं जरा, एक आइडिया करें कि पाकिस्तान में लेबर सस्ती क्यों है। जो काम पाकिस्तान में एक एक्सपर्ट 1 लाख रुपए में कर देता है, फॉरेन कंट्रीज में वही काम 2-3 लाख 4 लाख में होता है। उसकी वजह क्या है, एनी आइडिया? मुझे रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। यस वेरी गुड। एक रिप्लाई मुझे आया, एक्सेस ऑफ लेबर। यस, जब लेबर ज्यादा होगी तो लेबर की डिमांड कम हो जाएगी, डेफिनेट सी बात है। जिस तरह से मैंने बताया था ना कि अगर किसी चीज की, किसी एक प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम है और उसमें सप्लाई ज्यादा है तो जो उसकी प्राइस है वो कम हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में लेबर के साथ भी यही हिसाब है कि काम करने वाले लोग तो बहुत हैं लेकिन उतनी इंडस्ट्री नहीं लग रही, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उनको मैनिपुलेट करते हैं और कम वेजेस देते हैं। आगे ये एक बेटा पॉइंट आ रहा है, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। ये अगेन एक बहुत बड़ा डायलेमा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में लेबर बहुत है लेकिन स्किल्ड लेबर बहुत कम है, और जो स्किल्ड लेबर है वो वेरी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में काम नहीं करते। क्यों कि पाकिस्तान में जो उनकी वेजेस हैं वो बहुत कम होती हैं,
तो जो हमारे स्किल्ड लेबर है वो फॉरेन कंट्रीज में निकल जाते हैं, वहां पे उनको लाइफस्टाइल भी अच्छा मिल जाता है, सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, उनकी लाइफ बेहतर हो जाती है, वो वहां चले जाते हैं। जबकि पाकिस्तान में लाइफस्टाइल भी इतना अच्छा नहीं है और प्लस आपकी जो वेजेस है वो भी बहुत कम है। तो पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर रहती है। अच्छा, ये चीज अगेन किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि आपके पास लेबर तो बहुत है लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं है। अब होता क्या है कि ऐसे में आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जब आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ने की बजाय डाउन होना शुरू हो जाती है। चाइना के पास क्या है, लेबर भी है और स्किल्ड लेबर भी है, वो इनोवेशन भी कर सकते हैं, इसलिए वो उन्होंने पूरी वर्ल्ड को होल्ड कर लिया है। पूरी वर्ल्ड में उनकी प्रोडक्ट्स फैली हुई हैं। पाकिस्तान के पास लेबर तो है लेकिन सारे बेचारे जो है ना, बस वो क्या कहते हैं उसको, मजदूर तबका है जो जिनके जो अपनी अकल इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ जिस्म इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म का इस्तेमाल आप अपनी बॉडी फिजिक का इस्तेमाल करके और बगैर दिमाग के इस्तेमाल किए आप किसी हद तक तो काम कर सकते हैं, बट दैट कुड नॉट बी अ सम इनोवेटिव टास्क। अच्छा जी, आगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ रही हैं। अच्छा बेटा, ये जो टाइप्स हैं ये बहुत कॉमन सी हैं। आई वुड सजेस्ट कि इसको अगर आप एक दफा खुद रीड कर लें, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अगले टॉपिक की तरफ आ जाऊं। अगर आप इसको खुद रीड करें और आप मुझे फिर बताएंगे कि हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं समझ आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये इतनी सिंपल सिंपल बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि हम अगले टॉपिक की तरफ आ जाएं ताकि हम जरा अपना जो सिलेबस है वो भी वेल इन टाइम वाइंड अप कर सकें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ आप खुद एक दफा रीड करेंगे और फिर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आएगा तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, आई एम गेटिंग योर रिप्लाईज। जी, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन। अच्छा, सम टाइम रिसेशन किसी एक कंट्री में नहीं होता, बल्कि वो उसका जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड वाइड चला जाता है। आपको याद होगा 2008-9 में, आप शायद छोटे होंगे उस वक्त, आपको नहीं इतनी समझ होगी, एक वर्ल्ड वाइड उसको रिसेशन आया था 2008-9 में। और दुबई, सऊदी अरब और बाकी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां से लोगों को जॉब से निकाल दिया था और लोग अपने अपने मुल्क में वापस आ गए थे। उसकी वजह ये थी कि क्राइसिस इतना शदीद था कि बिजनेसेस बिल्कुल लॉस में चले गए थे। बिजनेस लॉस में जाने की वजह से उनकी प्रोडक्शन कम हो गई थी। प्रोडक्शन कम होने, असल में प्रोडक्शन क्यों कम हुई कि डिमांड कम हो गई। तो वो ओवरऑल एक बहुत बैड इम्पैक्ट आया था और उस रिसेशन से निकलते निकलते 4-5 साल लग गए थे, 4 to 5 years। मेरे अपने बहुत सारे जानने वाले उस टाइम में वापस पाकिस्तान आ गए थे बेरोजगार होकर। तो इस तरह के इश्यूज बहुत सारे बनते हैं। हम देखते हैं कि जी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन, व्हेन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द वर्ल्ड एज अ होल इज फॉलिंग। अब हम क्या बात कर रहे हैं, इन द वर्ल्ड एज अ होल इज फॉलिंग। Individual countries might still try to increase their own national income. However, if the world economy is not growing, any increase in the national economy has got to be the expense of other national economies. ये ओवरऑल जो देखिए, मैं आपको इसको इस तरह से समझाता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, एक कंट्री की बात करते हैं, तो इसमें कई लाख फैमिलीज रह रही हैं। होता क्या है कि अगर पाकिस्तान में कोई क्राइसिस आता है तो वो सारी फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं। सेम लाइक दैट, ये जो सारे कंट्रीज हैं इसको आप फैमिली समझ लें, और ये जो पूरा वर्ल्ड है इसको आप एक कंट्री समझ लें। तो फिर क्या होगा कि जब कोई कभी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में कहीं पे किसी वजह से क्राइसिस आएगा तो सारे कंट्रीज इफेक्ट होंगे, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इन सारे कंट्रीज की आपस में ट्रेडिंग चल रही होती है। This can create a risk of trade wars and protectionism. Protectionism takes the form of government measures to discourage or prohibit imports of foreign goods. देखा है आपने, मैं अभी आपको ट्रेड की बात कर रहा था ना, ये वही वही सेंटेंस लिखा हुआ भी आ गया है। अब क्या होता है कि टेक्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट measures टू डिस्करेज और प्रोहिबिट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। जब इंपोर्ट हम रोकेंगे, इंपोर्ट रोकना मजबूरी हो गई ना।
अब हमारा क्या होगा कि इंपोर्ट कम हो रही है, जिसका मतलब है जो फॉर एग्जांपल चाइना पाकिस्तान में 1 लाख, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए की चीजें सेल करता था, तो अब वो कर रहा है 10,000 20,000 की। तो डेफिनेट सी बात है कि चाइना की इनकम भी तो कम हुई ना। चाइना में ओवरऑल जो लोगों का लाइफ स्टाइल था, जो जिनका बिजनेस चल रहा था, देखिए चाइना की गवर्नमेंट किस तरह कमा रही थी, टैक्स के जरिए। और चाइना जो है वो, चाइना की जो मुख्तलिफ फैमिलीज, जो मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, जो वो चल रहे थे, वो क्या किस तरह चल रहे थे कि यहाँ से बिजनेस करते थे, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान इम्पोर्ट एक्सेप्ट कर रहा था, और उनकी इनकम जनरेट हो रही थी। अब जब उनकी इनकम जनरेट नहीं हो रही, तो डेफिनेट सी बात है उन वो बिजनेस भी इफेक्ट होंगे, और प्लस चाइना की गवर्नमेंट भी इफेक्ट होगी। In many countries, some industries are protected against a foreign competition by government measures against imports such as, रेफरेंस की बात है, कुछ measures लेने पड़ते हैं, by the imposition of high import taxes on goods coming onto the country। आपको शायद याद हो कि 2004-5 में जब गाड़ियां इंपोर्ट होना शुरू हुई पाकिस्तान में, तो वो बहुत मुनासिब कॉस्ट में आ रही थी। उस वक्त गवर्नमेंट का टैक्स इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन 8-9 के बाद उसमें बहुत स्पीड लग गई, गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे टैक्स लगा दिए, गवर्नमेंट ने अपनी इनकम शुरू कर दी। उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो टारगेट ये था कि जी हम इंपोर्ट को कम करें, लेकिन गवर्नमेंट उसको बैन नहीं कर रही थी। बैन तो किया ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने आके। तो हुआ क्या बेसिकली, क्योंकि होता ये है कि आप जब कुछ इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस मुल्क की इनकम नहीं हो रही होती, बेसिकली टैक्स लगा के उसको डिस्करेज कर रहे होते हैं। आल्दो जो टैक्स लगता है वो ज्यादा तो होता ही है, लेकिन ज्यादा होने के साथ साथ एक मसला और भी होता है कि वो उससे आपकी अपनी जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाती है। तो टैक्स से आने वाली इनकम कम होती है। अगर वो प्रोडक्शन हम खुद करें तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन खुद करने से नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, नंबर 2 रिसोर्सेज आपके अपने यूज होंगे, नंबर 3 इस प्रोसेस में टैक्स की कलेक्शन भी ज्यादा हो जाती है। इंपोर्ट वाले प्रोसेस में टैक्स की कलेक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, मार्केट आपकी एक्सपेंड नहीं हो सकती। जी अगला पॉइंट देखें, बाय सेटिंग कोटा लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड। वो कुछ कोटा रख देते हैं कि जी इतनी गाड़ियां इंपोर्ट हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल बाय पुटिंग अ बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ सम टाइप्स ऑफ गुड्स। हम कुछ सर्टेन चीजों पे बैन कर देते हैं कि जी इसकी इंपोर्ट नहीं करनी, ताकि आपके अपने मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो और लोगों के लाइफस्टाइल जरा बेहतर हो सके। जी अगला पॉइंट देखें, इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स डिसइक्विलिब्रियम। आज हम इसको डिसइक्विलिब्रियम को भी डिस्कस करेंगे। जी व्हाट इज इंटरनेशनल पेमेंट? इंटरनेशनल पेमेंट्स आर द फ्लोज ऑफ मनी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। इसको अंडरलाइन करें, are the flows of money between different countries. The main elements of international payments are: number one, payments arising from international trade in goods and services. Payments arising from international trade, which might be referred to as the balance of trade or balance of payment. सेकेंड पॉइंट, मूवमेंट्स ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज। कि एक कंट्री का जो कैपिटल है वो निकल के दूसरे कंट्री में जा रहा है, दूसरे कंट्री का कैपिटल निकल के पहले कंट्री में आ रहा है, तो ये एक ना कैश फ्लो डेवलप हो जाता है। अब हो सकता है कि किसी कंट्री के लिए ये कैश फ्लो पॉजिटिव हो, और मे भी किसी और कंट्री के लिए ये कैश फ्लो नेगेटिव हो। ये डिपेंड करता है कि आपका जो, अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो चाइना का और पाकिस्तान का अगर हम रिलेशन देखें, तो चाइना का कैश फ्लो हमेशा पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, जबकि पाकिस्तान का ओवरऑल कम है बहुत। देखिए आगे, अभी आगे इसने आगे एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, इफ अ कंट्री हैज अ सरप्लस ऑफ 10 बिलियन डॉलर्स on its foreign trade in goods and services, it also transfers 10 billion in capital flows of other countries. अब क्या होगा कि capital flow of other country. Similarly, a country with a deficit of 25 billion dollar on its trade in exports and imports receives net transfer of 25 billion in capital. ये आप डिफरेंस देख रहे हैं कि किस तरह से ये डिफरेंस आने की वजह से एक उसमें डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। इसलिए हर कंट्री ये कोशिश करता है कि उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड फॉरेन करेंसीज, payments between different countries unless they are in the same currency area, such as the eurozone in Europe,
give rise to an exchange of currencies. Here are just two examples. कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि वो 4 5 6 7 कंट्रीज मिलके उनकी एक ही करेंसी है, तो उसमें इम्पैक्ट कम होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट कम होता है। अभी हम देखते हैं, अ पाकिस्तानी कंपनी बाइज गुड्स फ्रॉम यूएस सप्लायर एंड एग्रीज टू पे इन यूएस डॉलर्स, देयर इज एन इंटरनेशनल पेमेंट इन डॉलर्स फ्रॉम द पाकिस्तानी बायर टू द यूएस सप्लायर। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक चीज बाय की, लेट्स सपोज के $10 की। अब कहने के लिए तो अमेरिका के किसी पर्सन के लिए वो $10 उनके लिए ऐसे हैं जैसे 10 रुपए है, बट फॉर अस इट इज 1500, रादर आजकल हम देखें तो 1600 1700 के दरमियान अमाउंट बनती है। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस। मैंने अभी कुछ बाय करना था अमेरिका की कंपनी से, जब मैंने वहां से बाय किया तो वो मुझे अच्छी खासी कॉस्ट पड़ गई। मीन्स की उसकी कॉस्ट थी डॉलर्स में, आई थिंक दैट वाज $22, नहीं सॉरी 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 $13। अब वो $13 उनके लिए तो बहुत मिनिमम सी अमाउंट है ना, कि 13 रुपए में कुछ कुछ दे रहे हैं अपने आवाम को। बट व्हेन आई बॉट, और तो वो मुझे कॉस्ट की तकरीबन 2200 और सम रुपीज में। तो देखो कि अब उसका एक्सचेंज रेट की वजह से मुझे वो चीज खासी महंगी पड़ गई, जबकि वहां के लोग वो प्रोडक्ट बहुत इजीली यूज कर रहे हैं। हमारे लिए उसको यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें वो बहुत महंगी पड़ जाती है हमारी करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। To make the payment, the Pakistani buyer has to arrange with a bank to buy US dollars in exchange for Pak rupees in order to make the payment. In order to make the payment, the trade in goods leads to transaction in Pak rupees या US dollar. अब second example देखें, a German investor decided to invest capital in the US. There are different ways of investing. One is to buy shares in US companies or US government bonds. यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रेजरीज होता है कि आपको कोई एक आपके पैसों के अगेंस्ट कोई एक चीज, जैसे पाकिस्तान में भी बॉन्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट इशू करती है। टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट द जर्मन इन्वेस्टर हैज टू पे फॉर देम इन यूएस डॉलर। टू ऑब्टेन द डॉलर्स टू मेक द परचेज ही हैज टू सेल सम यूरोज। द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट देयरफॉर लीड्स टू अ ट्रांजैक्शन इन यूरो और डॉलर। ये वही बात है कि यूरो और डॉलर के भी प्राइस में फर्क है। यूरो है तकरीबन 200 सम रुपीज, 205 है या पता नहीं 204 है आई थिंक, और डॉलर डेफिनेट सी बात है 160 का है। तो अगेन अब फायदे में कौन रहा, आप मुझे बताएं, जर्मन रहा या यूएस वाला रहा? देखिए हम एग्जांपल लेते हैं कि दो बायर हैं, दोनों ने यूएस डॉलर में पेमेंट करनी है, एक पाकिस्तानी बायर है और एक जर्मन बायर है, फायदे में कौन रहेगा, जल्दी बताएं। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, एक्सीलेंट। क्योंकि जर्मन ही फायदे में रहेगा ना, क्योंकि जर्मन का जो यूरो है वो 200 कुछ रुपए का है, तो वो फायदे में रह जाएगा। ये इंटरनेशनल पेमेंट्स डिसइक्विलिब्रियम। In an ideal world economy, each country would achieve equality between the values of its exports and the value of its imports. अब ये देखें, ये फर्क का डिफरेंस, हमने जो डिफरेंस है वो अंडरस्टैंड करना है। क्या फर्क, क्या डिफरेंस है कि आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा हैं या एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं? अच्छा मुझे आप बताएं कि इंपोर्ट ज्यादा होने से कंट्री फायदे बेनिफिट में रहेगा, इकोनॉमिक साइकिल बेहतर होगा, या एक्सपोर्ट से इकोनॉमिक साइकिल बेहतर होगा? एक्सीलेंट, वेरी गुड। जी बेटा, एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट से कोई भी कंट्री कभी भी सेटल डाउन नहीं हो सकता, उसका कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव जा रहा होता है। ये बाकी सारा वही पॉइंट है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। आप इस हेडिंग को एक दफा रीड करें जरा खुद से। मैं सारी बातें आपको पहले बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है कि हमने किस तरह से अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस करना है। इसको रीड करें, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। हाँ जी, इज दैट क्लियर, समझ आया ये आपको? ओके गुड। जी अब नेक्स्ट देखें, इसमें ये जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, अच्छा इसको आप क्या कहते हैं, यहीं स्टॉप करें या भी आगे चलें? आई थिंक इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज, और हम कल आगे फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। आपने बेटा एक काम ये करना है कि ये पेज नंबर 45 तक ये जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज है, और जो हमने पीछे इन्फ्लेशन की जो डिफरेंट नहीं अनएम्प्लॉयमेंट की जो डिफरेंट टाइप्स हमने आज नहीं डिस्कस की,
वो आप लोग अच्छा पहले घर से अच्छी तरह से रीड करके आएंगे, कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। जो कोई प्रॉब्लम होगा, आपको कोई बात नहीं समझ आएगी तो मैं आपको कल समझा दूंगा डिटेल में। हाँ जी बेटा, यही स्टॉप करते हैं। प्लीज आप कल इसको अच्छी तरह से एक दफा रीड करके आइएगा। ओके, गुड लक बेटा, अल्लाह हाफिज।